वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है आपका टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक, इसमें आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे हम बीकर लेंगे, अलग अलग डायमीटर के अलग अलग वॉल्यूम के बीकर्स लेंगे हम, जैसे 50 ml, 100 ml, 150 ml एंड 200 ml। उसके साथ साथ हमें एज अ केमिकल NaCl की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर डिस्टिल वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, माइक्रोवेव की रिक्वायरमेंट होगी या हॉट एयर ओवन की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। थ्योरी, इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक फेज चेंज प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है डायरेक्टली वेपर में। हमें इवेपोरेशन, अगर हम इवेपोरेशन करते हैं तो इवेपोरेशन में लिक्विड आपका डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, पर बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होता है। नेक्स्ट आपका बेसिकली ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन पे। फर्स्ट फैक्टर है आपका टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन आपका इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इवेपोरेशन भी आपका कम हो जाएगा। इवेपोरेशन और टेम्परेचर में ये कनेक्शन है। सेकेंड, नेक्स्ट फैक्टर है आपका सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, अगर हम लार्ज सरफेस एरिया करते हैं तो उस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका बढ़ेगा। अगर हम सरफेस एरिया लार्ज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, और अगर हम लोग स्मॉल सरफेस एरिया में इवेपोरेशन कर रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका स्लो होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। सराउंडिंग एयर मतलब आसपास के एरिया में, अगर आसपास के एयर में ह्यूमिडिटी है तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन पे। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। नेक्स्ट है आपका एयर मूवमेंट। अगर हम हॉट एयर ओवन को यूज़ करके, इस प्रैक्टिकल में हम हॉट एयर ओवन यूज़ करेंगे इवेपोरेशन के लिए, तो अगर उस हॉट एयर ओवन में एयर मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा होगा तो वो भी इफेक्ट करेगा आपके इवेपोरेशन पे। एयर मूवमेंट प्रॉपर होगा तो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक की तरफ मूव कर पाएंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो फास्ट होगा। एयर मूवमेंट अगर सही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। एयर मूवमेंट सही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा है? कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि जिनकी थर्मल कैपेसिटी अच्छी होती है, ज़्यादा जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम लगाते हैं। ठीक, तो वो लिक्विड्स जिनकी हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बेटर है वो उनमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा, वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और आपका जो उसमें एब्जॉर्ब लिक्विड है वो इवेपोरेट होगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट और इम्प्योरिटीज ऑफ द लिक्विड। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर आपने जो भी स्लरी बनाई है, जो सस्पेंशन बनाया है या जो भी सोल्यूशन बनाया है, उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, आपके सोल्यूशन में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होगा या आपका कोई भी लिक्विड है उसमें फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन पे। दैट मीन्स कि अगर क्लियर सोल्यूशन, क्लियर लिक्विड नहीं है तो वो आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन पे अफेक्ट करेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन कैलकुलेट करने का, ये पर्टिकुलर रेट ऑफ इवेपोरेशन कैलकुलेट करने का आपका ये फॉर्मूला है। A
amount of liquid evaporated divided by time taken. That means कि हमें कितना टोटल टाइम लग रहा है उस लिक्विड एब्जॉर्ब लिक्विड को इवेपोरेट होने में, उसमें हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन कैलकुलेट हो जाता है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को, ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मेजर करेंगे। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आप प्रॉपर देख रहे होंगे, फर्स्ट है सीरियल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड 2%, 4%, 6% एंड 8%। अलग अलग कंसंट्रेशन हमने यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन इवेपोरेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन इवेपोरेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन अलग अलग है तो उसका इवेपोरेशन पे क्या असर पड़ेगा। इनिशियल वेट ऑफ द बीकर, ठीक, इनिशियल आपने जब बीकर लिया है तो उस टाइम पे उसका क्या वेट था, इनिशियल वेट ऑफ द बीकर प्लस सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ उसका क्या वेट है, इनिशियल वेट ऑफ द सोल्यूशन। जब हम इस वेट में से इस वेट को माइनस कर देंगे तो आपका इनिशियल वेट ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइनल वेट ऑफ द सोल्यूशन। इवेपोरेशन होने के बाद आप बीकर को निकालेंगे, बीकर को निकालने के बाद आप फिर से बीकर को निकालेंगे और उसका वेट करेंगे, वो ये वेट है। फिर इस वेट में से अगर हम इनिशियल वेट ऑफ बीकर को माइनस कर देते हैं तो फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका निकल जाता है, ठीक। और अगर हम इसी फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन में से इनिशियल वेट ऑफ सॉल्यूशन को माइनस करते हैं, इनिशियल वेट ऑफ सॉल्यूशन में से फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन को माइनस करेंगे तो फिर आपका वेट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड आपका ये आ जाएगा, ठीक। टाइम ऑफ हीटिंग, कितने टाइम इंटरवल के लिए हम हीटिंग कर रहे हैं, और रेट ऑफ इवेपोरेशन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। ये 2%, 4%, 6% और 8%, ये 4 कंसंट्रेशन की का सॉल्यूशन हमें बनाना है, ठीक। इसके लिए हम 50 ml वाटर लेकर के 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl यूज करेंगे और सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे डिसॉल्व करने के बाद। फर्दर इनिशियल वेट करेंगे और इसको हॉट एयर ओवन में रख देंगे। हॉट एयर ओवन में रखने के बाद हम 60 मिनट्स के लिए इसमें प्लेस करेंगे। 60 मिनट्स के बाद निकालेंगे और हम अपना फाइनल वेट फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस हम चारों कंसंट्रेशन के साथ कैलकुलेट करेंगे। 4% के प्रोसीड करेंगे, 4% के साथ भी, 2% के साथ भी, 6% के साथ भी और 8% के साथ भी। सेम प्रोसेस हम चारों कंसंट्रेशन के साथ प्रोसीड करने के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन कैलकुलेट करेंगे कि किस कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ इवेपोरेशन में क्या इफेक्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया इन रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सरफेस एरिया का रेट ऑफ इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस प्रैक्टिकल में हम अलग अलग डायमीटर के बीकर लेंगे, अलग अलग वॉल्यूम के बीकर लेंगे। 100 ml, 150, 200, 250 अलग अलग वॉल्यूम के बीकर लेंगे और अलग अलग वॉल्यूम के बीकर लेकर के हम फर्स्टली चारों बीकर को हम फर्स्टली वे करेंगे। चारों बीकर को हम फर्स्टली वे करेंगे। इनको वे करने के बाद
वेट बाई वॉल्यूम का NaCl के साथ सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे बाय यूजिंग 50 ml वाटर। दैट मीन्स कि हम 50 ml वाटर यूज करके 4% वेट बाई वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे और ये कंसंट्रेशन आपकी सब में सेम रहेगी। 100 ml के लिए भी सेम रहेगी, 150 ml के लिए भी सेम रहेगी, 200 ml के लिए भी सेम रहेगी और 250 ml के लिए भी सेम रहेगी। यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन सेम रहेगा, कंसंट्रेशन आपका स्टेबल रहेगा। क्या चेंज होगा? आपका सरफेस एरिया। एज ए सरफेस एरिया हम यहाँ पे बीकर यूज कर रहे हैं। इनिशियल वेट करेंगे 4% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन फिल करने के बाद बीकर में हम फिर से वेट करेंगे। ये आपका इनिशियल वेट ऑफ बीकर प्लस सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें से इस इनिशियल वेट ऑफ बीकर को जब हम माइनस करेंगे तो आपका इनिशियल वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ड्राइंग इवेपोरेशन के लिए रखेंगे 60 मिनट के लिए। जब हम इवेपोरेशन के लिए रखेंगे उसके बाद हम निकालेंगे और उसको फिर से वेट करेंगे। ऑन दैट टाइम आपका वो फाइनल वेट ऑफ बीकर प्लस सॉल्यूशन होगा। इस वैल्यू में से अगर हम इनिशियल वेट ऑफ बीकर को माइनस कर देंगे तो आपका फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, फर्दर वेट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड ये हमें फाइंड आउट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इनिशियल वेट ऑफ सॉल्यूशन में से फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन को माइनस करते हैं, इनिशियल वेट ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हम फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूशन को माइनस करेंगे तो आपकी ये वैल्यू वेट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें ये पता चल जाएगा वेट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, टाइम टेकन इन इवेपोरेशन हमें ये पता, हमने 60 मिनट्स के लिए रखा है। हम वेट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन आ जाएगा। यहाँ पर टाइम जो है हम मिनट्स में लेंगे और जो वाटर है वो हम उसकी वैल्यू हम ग्राम्स में लेंगे। ठीक, इन दोनों को यूज करके हम रेट ऑफ इवेपोरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5 था। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में हमने देखा कि इवेपोरेशन पे सरफेस एरिया और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट आता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।